माय डियर रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, आज हमारे साथ काशी वाराणसी में एक चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया के नाम से प्रसिद्ध एक अति शानदार विद्वान व्यक्तित्व साथ है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसको पूरे काशी, बनारस या वाराणसी जिस नाम से भी आप कहें, उसके पूरे ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बहुत ही बारीकी से जानकारी है। एक ऐसी शख्सियत जो 35 साल से नॉर्दर्न इंडिया पत्रिका से जुड़ी हुई थी। साथ ही साथ आज अखबार में लगातार इनके कॉलम रंगाई, धुलाई और सफाई के नाम से आते रहे हैं, जिन्हें बनारस की जनता ने बहुत ही पसंद किया। हमारे साथ वो शख्सियत जनाब अमिताभ भट्टाचार्य जी हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है त्याग करने के लिए। मूल क्या है, ये सिर्फ सनातन धर्म की विश्वास नहीं है। काश्याम मरणे मुक्ति, काशी में मरने पर मुक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। मुक्ति उसी को मिलेगा जो जीवन के चाहतों से अलग हो पाएगा। हम सारे लोग कहीं भी रहते हैं तो हमारे लिए अच्छा ये नहीं मिला तो इससे चल जाएगा, यह है विकल्प, ऑल्टरनेटिव। हम लोग अनंत तृष्णा, अनंत विकल्प, इसके पीछे भागे जा रहे हैं। मान्यता यह है कि इस नगरी में आने पर इसकी आध्यात्मिक चेतना से आप विकल्पों से अलग हो जाएंगे। स्टेट ऑफ ऑल्टरनेटिवलेसनेस, स्टेट ऑफ डिजायरलेसनेस। बुद्ध भी यही बात काशी में कहते हैं कि जब तक आप अनंत तृष्णा से मुक्त नहीं होंगे, आप निर्वाण नहीं पाएंगे। उनके लिए मोक्ष या मुक्ति के जगह पर निर्वाण शब्द का प्रयोग है। जैन धर्म में अरहत शब्द का प्रयोग है। डिटैचमेंट फ्रॉम द साइक्लिक ऑर्डर ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, बार बार आने जाने की ये जो चक्र चल रहा है, इससे मुक्ति पाना है उद्देश्य। इससे मुक्त होकर कहाँ जाएंगे? कि जिसने हमें बनाया हम उसमें मिल जाएंगे। कबीर कहते हैं काशी में, फूटा घट जल जल ही समाना। जब तक घट में है, पात्र में है, तो ये मिट्टी के मटके का पानी है, ये पीतल के गगरे का पानी है, हम अलग अलग नाम देते हैं। मगर सिर्फ सारे बर्तनों को तोड़ दिया जाए, जो जल बचेगा उसको सेग्रीगेट करना मुश्किल है, वो एकाकार है। तो ऊपर वाला सबसे बड़ा है, वो महासागर है। हमारे इन छोटे छोटे परिचय के गगरियों के पानी टूट कर एकाकार हो जाए और उसमें मिल जाए, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है, यही डिटैचमेंट है। तो ये साइक्लिक ऑर्डर से तोड़ने के लिए काशी में प्रतीक के रूप में कहा गया, काश्याम मरणे मुक्ति। काशी में आके आप मुक्ति पा सकते बशर्ते कि आप इस तरह की जिंदगी को जिए, डिटैचमेंट हो, डिटैचमेंट हो, डिटैचमेंट हो। ये जो काशी की परिकल्पना है, ये जो प्रतीक है, इसलिए आप देखेंगे काशी में कोई भोजन, बनारस का लंच है, बनारस का डिनर है, नाम से प्रसिद्ध नहीं है। ये संपूर्ण शहर नाश्ते पर कायम है। सुबह 3 बजे जो आदमी उठ के गंगा नहा के विश्वनाथ जी जाता है, उसके लिए भी एक नाश्ते की व्यवस्था है, काले चने की घुगनी और मटरी। और यही साइकिल आगे बढ़ता है तो पूरी कचौड़ी, फिर जलेबी, फिर दही, फिर समोसा, फिर ठंडाई, फिर चाट, इस तरह से आगे बढ़ते हुए रात होते होते एक अलग अलग भोज्य पदार्थ उपलब्ध है। मूल क्या है कि आप किसी एक चीज के साथ बंधे रहेंगे तो उसके प्रति आपकी लगाव होगी। जब आपके सामने असंख्य चीज होगी, या तो आप पगला जाएंगे या तो लगाव से मुक्त हो जाएंगे। यही डिटैचमेंट है। जनाब भट्टाचार्य जी,
ये जो बनारस में सुबह बनारस का ये जो कॉन्सेप्ट आया, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या दर्शन है, क्या सुबह का जो है दृश्य है जो लोगों को आकर्षित करता है। सुबह बनारस देखने के लिए हजारों हजार लोग घाट पे आते हैं। मूल ये है कि संपूर्ण घाट चुनार के बलवी पत्थर से बना हुआ है। हर रोज सूरज उठकर पूर्व दिशा से जब वो होराइजन से ऊपर आते हैं, देखने के एंगल बनता है तो उनकी नजर में काशी कैसा लगता है, ये हम आम जनता को देखने के लिए कहते हैं कि ये सिर्फ सीढ़ियों का, पत्थरों के महलों का घाट नहीं है। वो चुनारी बलवी पत्थर थोड़ा सा ग्रेइश येलो है, अगर सूरज के रोशनी में वो सोना जैसा चमकता है। सूरज हमको ये सिखाते हैं हर रोज कि अपने ही शहर को मेरे नजर से देखो तो मटमैला पत्थर तुमको सुलहला लगने लगेगा। इट इज नॉट मियर ज्योग्राफी, इट इज अ फिलॉसफी। तो सूरज के नजर से अगर आप काशी को देखें तो वो सुबह बनारस है। आप हर रोज शरीर से जगते हैं। उपनिषद की पंक्ति है, उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। हम लोग कहेंगे साहब ये तो गलत लिखा है, पहले हम जगते हैं फिर ना उठते हैं। तो फिलोसोफर बोलता है नहीं, ये दो अलग क्रिया है। उठना माने शरीर के जड़त्व को खत्म करना है। शरीर के जो जड़त्व है, इनार्शिया, उसको तोड़ने पर आप उठेंगे और मन के जड़त्व को जगाएंगे। जब चेतना का उन्मेष होगा तब वो होगा जागृत। ये डोरमेंसी है और शरीर इनार्शिया है। तो पहले इनार्शिया को तोड़िए, फिर चेतना तंत्र को जागृत कीजिए, तब वो जागृत होगा। तब दुनिया को आप राइट अर्नेस्ट में देख पाएंगे। हम लोग जिंदगी को देखते नहीं है, हम लोग जिंदगी को पढ़ते नहीं है, हम लोग इसमें मात्र मोशन को देखते हैं। कोई आदमी धीमे कदम से पैदल जाए, हमारा दृष्टि आकर्षण नहीं करता है। कोई मोटरसाइकिल तीव्र गति से जाए, हम जरूर देखते हैं। इसके माने हम गति को देखते हैं, हम इंसान को नहीं देखते हैं। बनारस गति को नहीं देखता है, इंसान को देखता है। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। ये मणिकर्णिका घाट का क्या इंपॉर्टेंस है, ये पूरे विश्व में एक तरह से प्रसिद्ध है, इसकी हिस्ट्री है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है इस घाट का। हर व्यक्ति अपने किसी स्वजन को जब मरते देखता है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि जब तक ये जीवित थे हम इनके सेवा में थे, ये हमारे थे, हम इनके थे, मगर ये शरीर छूटने के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? हु विल केयर हिम और हर? उसको कौन देखेगा? तो सबसे बेहतरीन देखने का तरीका क्या है? कोई सबसे ज्यादा सुरक्षित कहाँ होता है? अपने माँ के गोद में। मणिकर्णिका में ये मान्यता है कि वो वहां पर माता, वो शक्तिपीठ है। माँ वहां पर गोद फैलाए बैठी है। जो मौत के तकलीफ से वहां पहुंचा है, माँ उसे तसल्ली देती है। जिन्हें हम कब्रिस्तान में सुलाते हैं, हमारी यकीन क्या है कि ये धरती माँ है, ये माटी माँ के कोख में जा रहा है, सुरक्षित है। हर धर्म में एक विश्वास है, लाइफ बियॉन्ड डेथ। वो पहला चरण कौन हो जिसके पास हम जाते हैं? क्रिश्चियन भी सोचता है मदर मेरी विल केयर, वो जगत जननी है, मरियम माँ, वो केयर करेंगे इस शव का। और उसके डीड्स एंड मिसडीड्स के ऊपर 40वें दिन जजमेंट होगा। उसे जन्नत नसीब होगा या दोजख नसीब होगा, ये तो तय होगा। मगर उसमें भी एक चीज है कि ये जिसके गोद में ये जा रहा है, उनके कुछ ग्रेस वहां पर काम करेंगे। सिर्फ लिखने पर हेवन भी अवॉर्डेड नहीं होगा,
जन्नत नसीब वो हम लिख के रख दे तकिया के नीचे, उससे नहीं होगा। ऊपर वाले की भी एक कृपा है, दुआ है, वो तय करेगा कि हम कहाँ जाएंगे। रीबर्थ वो तय करेगा, हम नहीं तय कर सकते। अगर वो नहीं चाहता है कि ये सोल जो है, ये आत्मा जो है, इसे दोबारा वापस करो, तो अपने पास रख लेगा, प्रॉपर्टी तो उसकी है। तो मणिकर्णिका एक्चुअली ये मान के चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिंदगी के लिए। वो मां तय कर देती है कि ये आगे कहां जाएगा, और ये एक विश्वास है। पूरी दुनिया तो यकीन पर कायम है, और अगर ये यकीन चला जाए तो फिर हम 6000 साल पुराने जंगल में आदिम लोग हो जाएंगे, गुफा मानव में चले जाएंगे। वहां से निकल के यहाँ तक आने के लिए हमने जितने दिमाग का प्रयोग किया है, जितने तालीम हमने हासिल की है, उसका मूल उद्देश्य है जस्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के जस्टिफिकेशन। हम इंसान हैं ये तो पहले तय हो। हम लोग बायोलॉजिकली एक बॉडी है, मगर इंसानियत बायोलॉजिकल बॉडी का हिस्सा नहीं है। वो सेंस ऑफ माइंड है, दिमाग से, नहीं तो दिमाग शैतानी भी हो सकता है। तो ये माना जाता है कि वहां पर माँ जिसे अपने गोद में सुला लेती है तो शैतानी वाली हिस्सा को निकाल के फेंक देती है, हमको वो शुद्ध करती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है उसको नहलवाया जाता है, हर मजहब में है, उसे पाक पानी से नहलाया जाता है, ताकि उसके जो माँ के पेट वाला हिस्सा है जो पास हो गया है, उसकी ब्रॉड फॉरवर्ड इस जिंदगी में ना आए। तो माँ के कोख से निकला है तो उसके शरीर में माँ के शरीर का बहुत सारा हिस्सा चिपका हुआ होता है, उसे साफ किया जाता है, उसको पाक किया जाता है, तो इंसानी जिंदगी को शुरू करता है। सेकेंड स्टेप ऑफ द लाइफ, डेथ इज द थर्ड स्टेप ऑफ द लाइफ। एक बार फिर से सफाई किया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उसको माँ के गोद में भेजा जाता है। माँ उसे अच्छी तालीम दे के आगे बढ़ा दे, सजा दे, ये उन पर है। इंसानी जिंदगी का वो शॉर्ट ऑफ क्वालिटेटिव चेंज, एक मात्रात्मक परिवर्तन से इंसान जीता है, और मौत एक गुणात्मक परिवर्तन है, क्वालिटेटिव चेंज है। वो अगले फेज को चला जाएगा। ये इसके पीछे की जो फिलॉसफी है वो एक ही है, अच्छा इंसान बनो, अच्छा इंसान बनो। सॉरी, बनारस इसलिए एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, बहुवचनीय शहर है। यहाँ 3 प्रकार के बौद्ध रहते हैं, 2 प्रकार के जैन रहते हैं, 5 प्रकार के सनातनी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं। इस्लाम के 3 शाखाएं यहाँ पर जीवित हैं, सिख हैं, वहाई है, ज्यूज हैं। ये शहर महासागर है, विभिन्न दिशाओं से आई हुई नदियां जैसे सागर में मिल जाती हैं, अपने मीठे पानी के स्वाद को खत्म करके सागर के स्वाद में ढल जाती हैं। उसी तरह से बनारस एक महामानव का सागर तट है। कम विथ योर कलर, अपने रंग में आओ, मगर फिर लास्ट में आप बनारसी बन जाओ। और ये जो बनारसीकरण है, मेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, ये मानसिक प्रमोशन, एक उच्चतर मनुष्यत्व को पाने के प्रयास, यही इस नगरी को दुनिया में अजीब बनाता है। कोई कहेगा शिव के त्रिशूल पर है, कोई कहेगा 3 पहाड़ी पर है, कोई कहेगा कि इस प्लैनेट में है मगर इस प्लैनेट का नहीं है। इसलिए काशी सही में एक रहस्य है, मिस्टिक सिटी वाराणसी। और इस रहस्य को गत 6, 7, 8 हजार वर्षों में जो आया, बाहर से आया या यहाँ से उभरा, उसने पढ़ने का प्रयास किया कि ये है क्या, यह अजब शहर है। यहाँ शहर में रास्ते से लोग जाते हैं, किसी ने मोटरसाइकिल से धक्का मारा, अगर ओरिजिनल बनारस जेनेसिस का आदमी होगा तो यूं ताकेगा और ताक के बोलेगा जाएगा, ले बेटे।
ये जो $1 मिलियन शब्द है जायदाद, इसका जन्म है इस शहर के फिलॉसफी से। फियर, भय, भय का एक प्रतिशब्द है संस्कृत में घोर। ये शहर अघोर है, बियॉन्ड द साइकोसिस ऑफ फियर। इसीलिए आप बनारस में नोटिस करेंगे अगर गहराई से पढ़ें बिटवीन द लाइन्स, यहाँ पर बच्चों को लेके बाप किसी मंदिर में गया तो कहता हाथ जोड़ ले, ये बाबा हुआ। बाबा माने ग्रैंडफादर। बाकी दुनिया के हर शहर में लोग बहुत अहंकार के साथ कहते हैं वी आर गॉड फियरिंग, हम ईश्वर से डरने वाले हैं। बनारस ऐसा कभी बोलेगा नहीं, बनारस बोलेगा वी आर गॉड लविंग। निहायत अनपढ़ व्यक्ति एक तो बतासा लेकर, एक पुरवा चाय लेकर किसी शिव मंदिर में रख के कहता है बाबा सुबह होगा लूटा, चाय बिस्कुट खा ला, बतासा खा ला। ये जो अप्रोच है, फेमिलियर अप्रोच, ईश्वर को भय का केंद्र न मानकर ईश्वर से प्रेम, श्रद्धा, लगाव जोड़ने का जो मानसिकता है, ये इस शहर का बाइंडिंग फोर्स है। इस शहर में हर आदमी इसी मिजाज से चलता है। सनातनी हिंदू नहीं है। मेरे कई मित्र हैं जो मेरे साथ आज से 30 साल 40 साल पहले कहते खैर चलो जरा रामनगर का लीला देखें। तो मैं मजाक में पलट के बोलता था कि अरे तुम तो इस मजहब को नहीं मानते हो, लीला से कौन दिक्कत है, अच्छी बातें ना सिखाई जाएंगी, लीला में ही ना बोला जाएगा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो वर्ड ऑफ ऑनर ये तो सबके लिए है, हिंदुओं के लिए बकौती नहीं है, हम भी चलेंगे देखेंगे। तो ये शहर इस तरह के छोटे छोटे बंधनों के ऊपर का शहर है। ये शहर खाली एक भौगोलिक रियलिटी नहीं है, इट इज ए फिलॉसफी, एक दृष्टिकोण है। जो कोई भी आता है इसी दृष्टिकोण से बनारस को देखे तो उसको लगेगा कुछ तो अजीब है। वाराणसी की जब हम बात करते हैं तो सारनाथ भी आता है। ये सारनाथ में देश विदेश से लोग आते हैं, बौद्ध भिक्षु आते हैं। ये सारनाथ का अपना एक अलग महत्व है। ये धमेक स्तूप की यहाँ पे आकर लोग परिक्रमा करते हैं। इसका क्या महत्व है, क्या रहस्य है सारनाथ का? ये बौद्ध दर्शन का एक सेंटर है। मनुष्य सभ्यता में जी पहली बार एक शब्द मनुष्य ने जाना, करुणा, कॉम्पैशन। ईसा पूर्व 500 में सिद्धार्थ गोरखपुर के पास के एक राजा, युवा राजा, उन्होंने मौत को देखा, उन्होंने बीमारी को देखी, उन्होंने बुढ़ापा को देखा। उनके मन में यही सवाल बार बार उठता रहा, जिंदगी की ये तकलीफें कैसे दूर हो। तो उनके हृदय में एक भाव आया, कॉम्पैशन। मानव सभ्यता के इतिहास में पहला व्यक्ति जिनको करुणा का बोध हुआ, हो सकता है इसके पहले भी किसी को हुआ हो, वो मुखर होकर नहीं बोला। बुद्ध ने करुणा का संदेश देने के लिए बौद्ध गया से काशी आए। और सारनाथ प्राचीन बनारस का हिस्सा है। बनारस आज जिसे हम कह रहे हैं, 80 से शुरू होकर राजघाट, आदिकेशव घाट तक, गंगा के पश्चिम तट, ऐसा नहीं था। मूल काशी इतिहास में अगर देखें हम तो शहर के पश्चिम इलाका गोमती नदी के परिक्षेत्र, अकथा, सोएपुर, सारनाथ, ये काशी का हिस्सा रहा। फिर वो क्रमशः बढ़कर कजाकपुरा होता हुआ राजघाट पहुंचा। फिर गंगा यहाँ पर उत्तर को बहती है, अगर विकास हुआ है दक्षिण को। राजघाट से गंगा को दाहिने हाथ रख के विकास का क्रम आगे बढ़ा है। सेंचुरी वाइज इसी तरह का विकास है। तो काशी, मूल काशी जो है वो है अकथा, सोएपुर, सारनाथ।
वहीं पर बुद्ध आए थे, वहीं पर बुद्ध आए, अपने दर्शन को प्रचारित किया, क्योंकि उनका मानना था कि काशी उस समय भी भारत का सर्वश्रेष्ठ एकेडमिक काउंसिल रहा, एकेडमिया का सुप्रीम कोर्ट रहा। वो वहां पर अगर मान्यता मिल जाए सिंगल बेंच, डबल बेंच या फुल बेंच से, तो आप दर्शन के रूप में स्थापित हो जाएंगे। इसीलिए बुद्ध ने उसी स्थान को चुना, और उन्होंने तो स्थान चुना। हमको क्या मिल रहा है, आज भी उस समय के जो भवन निर्माण शैली, उस समय के मठ निर्माण शैली, उस समय की संपूर्ण सिविल इंजीनियरिंग की परिकल्पना और सारनाथ के अवशेषों में हमको दिखाई पड़ता है। अभी भी मैं तो मानता हूं कि और अधिक खुदाई हो, और चीजें मिलेंगी। बुद्ध के समय वही मूल काशी था। उनके जातक कथाओं में जो कहानियां हमें मिलती हैं, उसमें जिस काशी का वर्णन है वो उसी भूगोल का वर्णन है। इसीलिए सारनाथ के माध्यम से काशी के लोग, क्योंकि काशी की एक मान्यता है, और वो मान्यता है किसी अतीत विहीन वर्तमान का भविष्य नहीं होता है। ए पास्ट लेस प्रेजेंट हैज नो फ्यूचर। तो काशी के पास एक अतीत था, उसका अवलोकन सारनाथ को करें, काशी के वर्तमान को शहर में आके देखें, और यकीन मानिए इस शहर का भविष्य है। अगले 1000 साल भी बाद भी कोई काशी आएगा तो उसे इस धारा को देखने को मिलेगा, लीगेसी इज ब्रॉट फॉरवर्डेड टू। अतीत वर्तमान में आया है, वर्तमान भविष्य तक जाएगा। इसीलिए काशी का अवलोकन वस्तुतः अनजाने में इतिहास का अध्ययन है, अनजाने में धर्मों का अध्ययन है, अनजाने में आध्यात्मिकता का बोध है। और सबसे बड़ी बात है, ये सब कुछ जानने के बाद भी कुछ बचा है जानने को, वो है इसके रहस्य, वो है इसके रहस्य। ये एक अद्भुत नगर है, पश्चिम से पूरब की ओर ढला हुआ है। आप अगर इस पर शहर में पैदल चलें तो आप देखेंगे बहुत सारे जो मूल सड़क हैं वो वस्तुतः एक नदी के नाम से है। गोदावरी नदी के नाम से गोधवलिया बना है। गोदावरी भोजपुरी में गोदावरिया, फिर रॉ का लॉ में ट्रांसफर हुआ, गोदावरिया से गोधवलिया हो गया। मंडूक दह से निकल के जलधारा गंगा की ओर जाती है पूरब के ढलान में। ठीक उसी तरह से लहरतारा के पास से निकली नदी मंदाकिनी, इंग्लिशिया लाइन, मलदैया, लहुराबी, कबीर चौड़ा, मैदागिन होता हुआ गंगा में जा रही है। मैदागिन शब्द मंदाकिनी शब्द से बिगड़ कर बना है, तद्भाव। इसीलिए शहर की अद्भुत खूबी है, ऑल द रोड्स लीड्स टू रोम, ये मुहावरा है। तो यहाँ पर ऑल द रिवर्स और इवन स्मॉल स्ट्रीम्स, कहीं से जल गिराइए गंगा में प्रवाहित होकर जाएगी। अंत है गंगा। एक बड़े पवित्र जलधारा में सारी छोटी जलधाराएं जाके मिल जाएंगी। तो यह है काशी का रहस्य। जिस भी गली से घुसिए, अगर आगे बंद नहीं है तो आप स्थिर जानिए, या तो पूरब की ओर जा रहा है या तो पश्चिम की ओर जा रहा है, या तो गंगा की ओर नदियां गलियां समाप्त होंगी या तो शहर की ओर। उत्तर दक्षिण की गलियां सामान्यतः बंद होते 4 मकान के बाद। तो काशी की गलियां भी हमको एक सीख देती हैं, वेयर टू गो, हाउ टू गो। तो काशी में कोई भी आए तो अगर एक विद्यार्थी की तरह आए, वो इस शहर से बहुत कुछ सीख सकता है। थैंक यू वेरी मच अमिताभ भट्टाचार्य जी, आपने बहुत ही कीमती समय हम लोगों को दिया। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।